हे हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है हीट। दिस इज चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम क्लास 10। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे सबसे पहले हीट और टेम्परेचर के बीच का अंतर। उसके बाद हम लोग लैटेंट हीट को समझेंगे। लैटेंट हीट में भी दो चीजों को हम समझेंगे बच्चों, ठीक है। और उसके आगे जाके बच्चों हमें समझना है एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यस, एनामिलिस मतलब कुछ तो अलग सा, ठीक है, नियम के विपरीत, मतलब बाकियों से अलग, ठीक है। तो हम लोग एनामिलिस बिहेवियर ऑफ वाटर समझेंगे। एनामिलिस बिहेवियर ऑफ वाटर के बाद बच्चों हमें देखना है होप्स एपराटस, जो एनामिलिस बिहेवियर ऑफ वाटर को प्रूव करता है बेसिकली, ठीक है बच्चों। तो होप्स एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे। उसके बाद बच्चों हमें देखना है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट ट्रांसफर, और इस तरीके से चैप्टर छोटा सा है जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। दिस इज वन शॉर्ट वीडियो, आपको दिख रहा होगा वन शॉर्ट वीडियो मतलब पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आ जाएगा बच्चों। तो नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प का पूरा इस्तेमाल करना। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये काफी सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देता है, जैसे कि बर्फीली जगह में जब पानी पूरा बर्फ बन जाता है फिर भी अंदर मछलियां जिंदा रहती है। आपने वो कोई मूवी देखी है जिसमें से कोई कुत्ता दौड़ रहा होगा और इंसान अंदर चला गया और बर्फ में से पानी के अंदर चला गया, तैर के कहीं और आया, मतलब ऊपर बर्फ होता है लेकिन नीचे पानी होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? दैट इज एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसे हम अच्छे से समझेंगे और भी बहुत सारी चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड समझेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो हे बच्चों, चलिए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो क्या इंट्रोडक्शन देखने के बाद कैसा हो जाएगा कि हमें सब चीजें आसानी से समझ में आएगी, ठीक है, कि इस चैप्टर में क्या है। तो पहले हम लोग जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप सबसे पहले सीखोगे इस चैप्टर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब कि हीट और टेम्परेचर ये क्या दोनों एक है या फिर दोनों अलग है, और अगर अलग है तो कितने अलग है बच्चों। तो एक बात समझ लीजिए, हीट मतलब एनर्जी होता है बेसिकली बच्चों। हीट सिंपल सा शब्दों में बता रहा हूं, मैंने काफी कुछ नीचे लिखा है, एक डिफरेंस बिटवीन सा लिखा है, मगर आप बस इतना समझ लीजिए, हीट इज समथिंग जो एनर्जी है और टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है। टेम्परेचर एक जरिया है मेजर करने का हीट को। आर यू गेटिंग इट? तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। तो पहले ये समझ लेते हैं कि हीट ट्रांसफर होने के अलग अलग तरीके कौन से हो सकते हैं। तो डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कंडक्शन, ठीक है, कन्विक्शन एंड रेडिएशन। तो बच्चों व्हाट इज मीन बाय कंडक्शन नाउ? कंडक्शन मतलब क्या होता है? तो कंडक्शन मतलब होता है कि सॉलिड में से जब हीट ट्रांसफर हो रहा है, सिंपली किस में से बच्चों? सॉलिड में से जब हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मान लो कि यहाँ पे एक यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, एक यहाँ पे एटम और यहाँ पे एक एटम है, ठीक है। और ये ब्लू कलर हीट है सपोज कर लो, ये ग्रीन कलर, चलो ये ग्रीन कलर हीट है, तो ये हीटेड हो गया। तो इसने क्या किया, अब इसमें से इसको भी ट्रांसफर कर देगा, फिर ये इसमें से इसको भी ट्रांसफर कर देगा, इसको इसको भी ट्रांसफर कर देगा, इसको भी ट्रांसफर कर देगा। तो ये हो गया बच्चों कंडक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्शन मतलब क्या होता है। बेसिकली एक कंडक्टर की तरह समझो, कंडक्टर क्या करता है, सबको जाके टिकट देता है एक एक करके, ठीक है। तो इट इज लाइक कि ना एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाएगा। और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लो कि मुझे एक रो में किसी को कुछ बांटना है, तो मैंने किसी एक को सारा बल्क में दे दिया और वो आगे सबको पीछे पीछे देता चला जाएगा। दैट कैन बी एग्जाम्पल कंडक्शन का। अगला बच्चों होता है कन्विक्शन, ये भी एक वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। तो अगर कन्विक्शन की बात करेंगे बच्चों हम लोग, तो कन्विक्शन मतलब जब फ्लूइड एक मीडियम होगा, ठीक है। फ्लूइड मतलब क्या हो सकता है बच्चों? जैसे कि गैस हो सकता है, ठीक है, या फिर लिक्विड। जब ये सब मीडियम होंगे ट्रांसफर ऑफ हीट के, तो दैट इज कॉल्ड एज कन्विक्शन। और एक तीसरा होता है बच्चों, दैट इज रेडिएशन। तो रेडिएशन मतलब तो आपको पता ही है कि इसमें मीडियम बस एक ही चीज होगा और वो होगा गैस। तो जब गैस एक मीडियम होता है तो इसको रेडिएशन कहते हैं बच्चों। तो चलो ऊपर आते हैं और देखते हैं क्या है। तो हम लोगों ने ये पहला वाला सवाल और दूसरा वाले सवाल का जवाब तो देख लिया, लेकिन हीट और टेम्परेचर के बीच में ये डिफरेंस पूछ रहा है। तो आपके एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो आप क्या लिखोगे? तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्वांटिटी यूज टू कंपेयर हीट एंड टेम्परेचर। तो हम लोगों ने पहले डेफिनेशन के मामले में देखा है। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे आप लोग, द हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल एनर्जी। किसकी बात चल रही है बच्चों? एनर्जी की बात चल रही है।
ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर मोशन इनसाइड द ऑब्जेक्ट, मतलब मॉलिक्यूलर मोशन मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर जो मोशन हो रहा है उसकी कितनी एनर्जी है, मतलब हीट इज समथिंग, जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा वाइब्रेशन होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी है। ठीक है बच्चों, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ अ थर्मल एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी को मेजर करने को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। और एवरेज हीट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस, या फिर एवरेज जब आप सारे हीट का निकालोगे मतलब कि मेजरमेंट ही है मोटा मोटा। अगर एसआई यूनिट की बात करो बच्चों तो हीट का एसआई यूनिट है जूल, लेकिन टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है, और हीट को जूल्स और कैलोरीज में नापा जाता है, इनको फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में नापा जाता है टेम्परेचर को। सिंबल फॉर हीट इज क्यू। बच्चों हीट का जो सिंबल होता है वो क्यू होता है, चार्ज का भी सिंबल क्यू होता है, ये बात याद रखना। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर का सिंबल टी होता है बच्चों। और यहाँ पे कुछ और लिखा है जैसे एबिलिटी टू डू वर्क, इट हैज एन एबिलिटी टू डू वर्क, हीट के पास एक एबिलिटी है वर्क करने की। इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हीट, इट कैन बी यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हीट। तो टेम्परेचर से खाली आप मेजर कर सकते हो, उससे और कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी मैंने यहाँ पे सिंपल से शब्दों में लिखा है टेम्परेचर और हीट को, तो कैसा वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये सब तक नहीं समझा होगा तो मैंने यहाँ पे और सिंपल में लिखा है, और अगर आप कमेंट करोगे बच्चों तो मैं ये नोट्स भी आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो मैं ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो चलो बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर वाले पार्ट में हम लोग को क्या देखना है। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन वाला पार्ट देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिंपल सा डेफिनेशन कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज डिफरेंस इन टेम्परेचर, मतलब हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण टेम्परेचर में डिफरेंस होता है बच्चों। ठीक है, और परसेप्शन ऑफ वार्म, या फिर आपको गर्माहट की एहसास होगी हीट से। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ हीट इज अ हॉट वाटर, आप गर्म पानी को जब छूते हो, आजकल कोरोना के समय कोविड-19 के टाइम में सब लोग गर्म पानी पी रहे हैं, तो आप छूते हो तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर का डिफरेंस लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी का अलग टेम्परेचर, उस ग्लास के गर्म पानी का अलग टेम्परेचर, तो डिफरेंस आपको पता चलता है। समझ में आया बच्चों। अगर वही हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द वार्मथ और कोल्डनेस। तो टेम्परेचर बेसिकली इतना ही है कि कोई भी चीज कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द सब्सटेंस विथ रेफरेंस टू सम स्टैंडर्ड वैल्यू। तो किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू को लेके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो उसी तरीके से किसी चीज को स्टैंडर्ड रेफरेंस का यूज करके हम लोग हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट को जब हम मेजर करते हैं तो उसको टेम्परेचर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल सा नोट्स बनाया आप लोगों के समझने के लिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, अगला जो टॉपिक है उस पे चलते हैं अब, और अगले टॉपिक को समझते हैं। तो हे बच्चों, अपना अगला जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, वो है लैटेंट हीट। ठीक है बच्चों, तो लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है एक्चुअली, हमें वो देखना है। और फिर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखना है हमें, और फिर हमें देखना है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यही दो सब टॉपिक है इस वाले लैटेंट हीट में। तो बच्चों पहले यहाँ पे ना एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो हमें ये वाले एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझना है। तो देखो मैं एक्सपेरिमेंट में बताता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सपेरिमेंट है, ये ट्राई दिस करके। तो देखो ये क्या बोल रहा है, बेसिकली आपको चाहिए तो आप ये सब पढ़ सकते हो। और यहाँ पे देखिए, एक बेसिकली एक आइस, ये एक बिकर लिया है और उस बिकर में आइस डाल दिए। क्या डाले बच्चे, आइस डाल दिए सब। ठीक है, बर्फ के क्यूब्स डाल दिए। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, एक सेकेंड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक थर्मोमीटर को लगाया गया है। क्या लगाया गया है यहाँ पे, एक थर्मोमीटर को लगाया गया है। थर्मोमीटर क्यों, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अभी अभी हमने देखा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट होता है हीट का, तो उससे हम थर्मोमीटर से करते हैं बेसिकली। ठीक है, और इसमें आइस क्यूब्स है और इसको नीचे से एक बर्नर लगाया और स्टैंड लगा के इसको हीट किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं बच्चों। तो अभी क्या होगा, ये बर्फ पिघलेगा ना, बिल्कुल पिघलेगा। ठीक है, तो वही बर्फ जब पिघलेगा बेसिकली, तो कैसा होता है ना, एक्चुअली मैं आपको अब लैटेंट हीट का असली मतलब बताता हूँ कि कुछ समय तक हम हीट देते रहेंगे लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और थोड़े समय बाद वो जो बर्फ है वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सॉलिड। बर्फ जो सॉलिड था बच्चों, ठीक है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, और फिर कुछ देर तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये कुछ देर टेम्परेचर का डिफरेंस है बच्चों, हम लोग नीचे समझने वाले हैं इस चीज को। फिर ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही जब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होता है तो हमारा एक पार्ट है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और अगला है हमारा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है बच्चों, तो यही दो चीज हमें समझना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है, एक बार सब देख भी लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ आइस इन अ ग्लास बीकर एज सॉन इन फिगर 5.1। 5.1 फिगर में जैसे दिखाया वैसे एक बीकर में, ग्लास बीकर में आइस ले लो, आइस क्यूब्स ले लो। इंसर्ट अ बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इन द आइस, मेजर इट्स टेम्परेचर। थर्मोमीटर को डाल के इसका टेम्परेचर मेजर करिए। पुट द बीकर ऑन द स्टैंड एंड हीट द आइस यूजिंग द बर्नर। बीकर को एक स्टैंड पे डालिए और
हीट, और इसको फिर बर्नर से हीट करिए, ठीक है। रिकॉर्ड द टेम्परेचर यूजिंग द थर्मोमीटर आफ्टर एवरी मिनट, हर 1 मिनट बाद टेम्परेचर का डिफरेंस देखिए आप, ठीक है। एज द आइस इज हीटेड इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, आइस मेल्ट होगा, हीट होने पे तो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा। स्टीर द मिक्सचर ऑफ द आइस एंड वाटर, उसको मिलाओ थोड़ा सा, ठीक है। कंटिन्यू द हीटिंग इवन आफ्टर इट आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, आइस जब मेल्ट हो जा रहा है फिर भी आप हीट करते रहिए। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, ये जो ग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला ग्राफ किधर गया मेरा, ओके यहाँ पे बच्चों, ये वाला जो आपको ग्राफ यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये ग्राफ को हमें समझना है इसके बाद। तो पहले बच्चों देखते हैं, एक डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, और उस डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है जरा देखिए आप लोग। द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे सॉलिड क्या था बच्चों, ऊपर के एक्सपेरिमेंट में आइस क्यूब सॉलिड थे। तो अमाउंट ऑफ हीट जो वो आइस क्यूब ने जिस यहाँ से जब हम लोग नीचे से गर्म कर रहे थे बच्चों, ठीक है, यहाँ नीचे हम लोग गर्म कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो सॉरी थोड़ा सा येलो ही कर देता हूँ, एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो हम लोग हीट कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो वो सॉलिड आइस क्यूब है वो जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा बच्चों, जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा बाय द यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, उसको पानी बनाने के लिए, बर्फ को पानी बनाने के लिए, इनटू लिक्विड फेज, तो उसका फेज चेंज करने के लिए, इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसी चीज को बोलते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, समझ में आया। तो उस सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली सॉलिड के जो बॉन्ड्स है, उस बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया आपको सिंपल शब्दों में। उस सॉलिड के जो बॉन्ड्स है, सॉलिड में बॉन्ड्स ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लिक्विड, तो उसको तोड़ने के लिए जितना हीट चाहिए उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बच्चों, ठीक है। अब लिक्विड के अंदर भी स्ट्रांग होता है, गैस के अंदर सबसे कम होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कम होता है बच्चों, लेकिन लिक्विड के अंदर थोड़ा, मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, अगर आप बात करोगे तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, उसके बाद लिक्विड में आता है, उससे कम, और फिर सबसे कम होता है गैस में। किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है मैं बताता हूं आप लोगों को। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब मान लो कि ये एक सॉलिड है, ठीक है, शायद मैंने आगे दिखाया होगा, तो इसके बीच के जो इसके एटम्स है ना बच्चों, वो किस तरीके से प्लेस्ड है इसको, तो इनके आपस में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन एटम्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। तो उसी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए एब्जॉर्ब करेगा बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एज, टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है बच्चों। तो अगला यहाँ पे ये वाला भी हम देख लेते हैं, फिर हम लोग ग्राफ देखेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट, अभी देखो सॉलिड तो लिक्विड बन गया, सॉलिड क्या बन गया, लिक्विड बन गया, ठीक है। अभी लिक्विड क्या है, वाटर है, उसको अब आपको वेपर बनाना है, क्या बनाना है हमको, वेपर बनाना है, मतलब गैस बनाना है। तो देखो कैसे होगा, ठीक है, वेपर मतलब क्या होता है बच्चों, गैस, ठीक है। तो देखो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब उतने देर तक टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड जो एब्जॉर्ब करेगी, टू कन्वर्ट इट इनटू गैस, उसको गैस कन्वर्ट करने के लिए, वेपर कन्वर्ट करने के लिए, इज कॉल्ड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, वेपोराइजेशन। लिक्विड अपने बॉन्ड्स तोड़ के वेपर में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कुछ हार्ड तो नहीं है। और ये दोनों डेफिनेशन में मैंने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ज़्यादा अंतर भी नहीं है बच्चों। अभी ये वाला ग्राफ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, तो आइस प्लस वाटर और सॉलिड प्लस लिक्विड है। यहाँ पे आप देख रहे हो टेम्परेचर दिखा रहा है इस वाले पार्ट पे, वाई एक्सिस पे, ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा है हर 1 मिनट बाद। तो देखो बता रहा है पहले तो स्टार्टिंग में 0 से 1-2 मिनट तक, तो 1 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट तक भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन 4 मिनट जब हो गया तो 4 मिनट के बाद वाटर में कन्वर्जन स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के 2 मिनट में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखने जाए, ठीक है, तो यहाँ तक तो कुछ भी नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वाटर का लिक्विड में कन्वर्जन होते जा रहा है, फिर लिक्विड का गैस में कन्वर्जन हो गया। तो ये क्या होता है बेसिकली, तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज और। तो 0 डिग्री सेल्सियस तक बच्चों वो बर्फ ही रहेगा, ठीक है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब जाना स्टार्ट होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। किस में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। उसके बाद ये लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस तक बच्चों
लिक्विड मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर तक ये लिक्विड ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा और स्पेसिफिक टेम्परेचर तक ये चीज चलता ही रहेगा। आर यू गेटिंग इट? मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है बेसिकली। 0 डिग्री सेल्सियस का है या उसके आगे का मेल्टिंग पॉइंट है, और मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है वो उसके आगे मेल्ट होता है बच्चों। और 100 डिग्री सेल्सियस का है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड है, वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग तो। ठीक है, तो वहां से वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ नहीं है बच्चों, ये बस इतना ही है। तो ये बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड वेपर। ठीक है बच्चों, तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट के बाद। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। देखो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ एक बार। एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कहाँ से होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में। ठीक है, उसके बाद प्लस। ठीक है, अब अगली बात करें, अलग अलग चीजों के लिए अलग होता है, मैं वाटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं वाटर की बात कर रहा हूँ। अगला होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड जो है वाटर वो वेपर में कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर। तो इतना ही है और कुछ नहीं है बच्चों, ये नोट्स भी मैं डाल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो बच्चों, अब हम लोग अपने दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो बच्चों, अपना अगला जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, वो क्या है, रीजेलेशन। तो ये नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है आपको, जेल। री मतलब दोबारा, और जेल मतलब चिपक जाना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। क्या आपने कभी गोला खाया है, बर्फ का गोला? अगर आपने खाया है, स्पेलिंग मिस्टेक ठीक है, तो गोला, GOLA। ठीक है बच्चों, क्या आपने कभी गोला खाया है, बर्फ का गोला? फिर से मैं लिख रहा हूँ ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ, गोला, GOLA, गोला। तो गोला वाला क्या करता है बेसिकली, वो बर्फ को लेता है, राइट, उसको घिसता है। ठीक है, या फिर ऐसे मशीन में ऐसे ऐसे गोल घुमाता है, नीचे वो घिस घिस के बर्फ आता है, फिर उसको इकट्ठा पकड़ता है वो, राइट बच्चों, और उस पर एक स्टिक डाल देता है ग्लास वगैरह में डाल के, और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाता है, राइट, और उस पर प्रेशर अप्लाई करता है। फिर क्या होता है, वो सारा बर्फ इकट्ठे जुड़ जाता है, मतलब बर्फ के टुकड़े टुकड़े कर देता है, फिर बर्फ को जोड़ देता है प्रेशर अप्लाई करके। तो इसी चीज को रीजेलेशन कहते हैं बच्चों। यही जो फिनोमिनन है साइंस में, इस फिनोमिनन का नाम है रीजेलेशन। ठीक है, तो देखो कैसा है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया आप लोगों को, बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है। ये एक आइस स्लैब है, इस आइस स्लैब पे एक वायर डाला है बेसिकली, आप जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे क्या डाला है, एक मेटल वायर है, और इस पे कुछ वेट अटैच किया है बच्चों यहाँ पे, और दोनों साइड से कुछ वेट अटैच किया है। अब क्या होगा, वेट अटैच होने के कारण ये प्रेशर क्रिएट करेगा। तो बच्चों ये क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। क्या प्रेशर अप्लाई करेगा, ये जो वेट है, ये वेट इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा। तो प्रेशर अप्लाई करेगा तो वो आइस स्लैब से धीरे 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 नीचे आता चला जाएगा और आइस स्लैब के टुकड़े कर देगा। लेकिन जब ये पूरी तरीके से निकल जाएगा बाहर, ये वायर जब पूरी तरीके से, इमेजिन करो कि आइस स्लैब है, ये वायर है, ये पूरी तरीके से जब बाहर निकल जाएगा तो बर्फ के दो टुकड़े नहीं हो रहेंगे, बर्फ जुड़ ही जाएगा वापस। तो इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों, तो इसके पीछे का रीजन वही है, रीजेलेशन, जो गोले के साथ होता है। तो हम लोग इस चीज को अच्छे से पढ़ते, काफी छोटा सा है टॉपिक। द फिनोमिनॉन इन विच द आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर। एक फिनोमिनन जिसमें से क्या होता है, आइस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में प्रेशर अप्लाई होने के कारण, एंड देन रीकन्वर्ट्स टू आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड, इज कॉल्ड रीजेलेशन। मतलब प्रेशर अप्लाई करने के कारण क्या होता है, जो लिक्विड है, आइस, जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे प्रेशर रिलीज होता है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, रिकन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बच्चों, आइस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक फिनोमिनन जिसमें प्रेशर का यूज किया जाता है बेसिकली। तो प्रेशर अप्लाई करने के कारण क्या होता है, जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और वापस जब प्रेशर रिमूव हो जाता है तो ये लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी चीज को रीजेलेशन कहते हैं। बहुत सिंपल सा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है प्रेशर अप्लाई करने, लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस मीन्स
दैट एट 0 डिग्री सेल्सियस, बच्चों ऐसे जो लिखा हुआ 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना। तो ये वाला ठीक है बच्चों। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस द आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मतलब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पे जा रहा है, तो वो वाटर बन जाएगा। एज सुन एज द प्रेशर इज रिमूव, जैसे ही प्रेशर को हम लोग रिमूव करते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट इज रिस्टोर्ड, तो मेल्टिंग पॉइंट रिस्टोर हो जाता है टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस अगेन, तो आइस में वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल सा बच्चों आप इमेजिन करो कि ये जो बर्फ स्लैब है ना, बर्फ का जो स्लैब है, आइस स्लैब, ये तो ठंडा है ना, ये तो बर्फ है, बहुत ठंडा है, तो इसमें से जैसे ये वायर निकल जाएगा, ठीक है, ये वायर आर पार हो जाएगा, उसके बाद तो प्रेशर रिमूव हो गया, तो प्रेशर रिमूव हो गया तो वो क्या हो जाता है, री कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर रिस्टोर होता है और वो रिकन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, इस तरीके से वो वापस जुड़ जाता है। तो इसी फिनोमिनन पे हमारा गोला वगैरह बनता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, काफी सिंपल सा टॉपिक था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो पक्का पूछिएगा बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग हमारे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाला हूं, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। तो बच्चों अपना जो अगला टॉपिक है वो है एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामिलस मतलब क्या होता है, सबसे पहले बच्चों कि नियमों के विपरीत, मतलब बाकियों से अलग, नॉर्मल से के अलावा कुछ, ठीक है, नॉर्मल के अलावा कुछ, तो ये सब मतलब है एनामिलस का बच्चों, ठीक है। तो अभी एनामिलस का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो अभी एनामिलस ऑफ बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब पानी नियमों के विपरीत कैसे जाता है बच्चों। अब आप बताओ मुझे, बर्फीले जगह में जब पूरा बर्फ जम जाएगा तो उसके अंदर की एक्वेटिक लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना ठंडी से, लेकिन फिर भी मछलियां जिंदा क्यों रहती है, तो ये एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर के कारण ही हो पाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो हमें समझना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ ये टॉपिक आपको, और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में भी ये थोड़ा ज्यादा मार्क्स का आ सकता है, तो इसको मैंने काफी डिटेल में लिखा है और मैं नोट्स तो डाल ही देने वाला हूँ। तो बच्चों तो देखिए, इन जनरल व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अप टू सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड्स एंड व्हेन कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कि जब किसी भी लिक्विड को हम हीट करेंगे, इन जनरल बात चल रही है, ठीक है बच्चों, जनरली जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं बच्चों अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर, तो वो एक्सपांड होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, हीट करने से एक्सपांड होता है। आप किसी भी चीज को अगर गर्म करोगे, बताओ अभी जैसे ये माउस है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, जब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, ये पिघलने लगेगा और इसका वॉल्यूम एक्सपांड हो जाएगा। तो इन जनरल लिक्विड भी सब ऐसे ही करते हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन और जब ठंडा करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वापस आ जाता है, ठीक है। वाटर हाउएवर शोज अ स्पेशल एंड एक्सेप्शनल बिहेवियर, लेकिन वाटर हालांकि एक स्पेशल और एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है बच्चों। इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को जब हम हीट करेंगे तो वो एक्सपांड करने की जगह क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चों, इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग, ठीक है। एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम, 4 डिग्री सेल्सियस पे बहुत उसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, वो एक्सपांड की जगह क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इफ द वाटर इज हीटेड फर्दर, अगर उसके आगे भी वाटर को आप हीट करोगे, 0 से 4 डिग्री के बाद भी अगर आप हीट करोगे, नीचे मैंने सब कुछ दिखाया, इट एक्सपांड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो उसका वो एक्सपांड करने लगेगा और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा नॉर्मल जैसा, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज एनामिलियस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो यही वाटर का बिहेवियर बच्चों 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है नॉर्मल से अलग, इसको एनामिलियस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। मतलब नॉर्मल चीजों को जब आप हीट करोगे तो क्या होता है, एक्सपांड होता है, लेकिन वाटर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस हीट करने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसका वॉल्यूम कम, सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, बाकी चीजों से अलग होता है वो। तो इसी को एनामिलियस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं बच्चों। तो अभी एनामिलियस बिहेवियर ऑफ वाटर को अच्छे से समझने के लिए होप्स एपरेटस करके एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों, आपको होप्स का, तो ये काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, काफी अच्छा सा है एनामिलियस बिहेवियर ऑफ वाटर का, इससे आपको सबूत मिलेगा। तो मैं आपको पहले ये वाला एपरेटस समझाता हूँ कि होप्स एपरेटस क्या है, और उसके बाद ये सब जो चीजें लिखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको क्या लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली एक ऐसा बाउल है, ठीक है, जिसके अंदर बर्फ और नमक रखा गया है। क्या रखा गया है, बर्फ और नमक, जिसको फ्रीजिंग मिक्सचर बोला गया है बच्चों। क्या बोला गया है इसको, फ्रीजिंग मिक्सचर। तो मैं थोड़ा सा इसको साइड में ले लेता हूं कि आपको सभी कुछ दिखे। तो बच्चों
यहाँ पे क्या फ्रीजिंग मिक्सचर मतलब क्या हो गया, इसमें क्या रखा गया फ्रीजिंग मिक्सचर में बच्चों, यहाँ पे फ्रीजिंग मिक्सचर में बर्फ और नमक रखा गया है ठंडा करने के लिए, ठीक है, और इसको एक बाउल में है। और यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक रेक्टेंगुलर सिलेंडर है और इस सिलेंडर में पानी रखा हुआ है, क्या है बच्चों, वाटर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर समझ रहे हैं। और यहाँ पे एक ये रखा है, इसका ज्यादा कुछ काम तो नहीं है, ये बस ये बर्फ जो पिघलेगा उसका पानी कलेक्ट करने के लिए है। और दो थर्मोमीटर लगाया गया है, एक ऊपर की तरफ थर्मोमीटर लगाया गया है जिसका नाम लिखा है T2 और एक नीचे रखा गया है जिसका है T1। और ये जो नीचे वाला है वो 4 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है और ऊपर वाला 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, मतलब 0 to 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर है हमें वही समझना है बच्चों। तो ये मैंने पूरा apparatus की फिटिंग के बारे में आपको बता दिया। अब आगे देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में है क्या लिखा हुआ और हमें क्या समझना है। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए आप, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स apparatus टेम्परेचर T1 एंड T2 आर रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। हर 30 सेकेंड बाद टेम्परेचर T1 जो कि नीचे वाला थर्मोमीटर बता रहा है और टेम्परेचर T2 जो कि ऊपर वाला थर्मोमीटर बता रहा है, हमें मेजर करना है, ठीक है बच्चों। The temperatures are plotted on y-axis and the time in minutes on x-axis। मतलब कि आगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ जैसा कि आपको दिख रहा है, तो ये वाला y-axis है इसका और ये है x-axis बच्चों, ये क्या है x-axis है। तो x-axis पे हमने टाइम को मेजर किया और y-axis पे हमने टेम्परेचर को मेजर किया है, ठीक है, तो वही वहां पे लिखा है। द ग्राफ इज शोन इन फिगर, जैसा कि मैंने नीचे आपको दिखाया। The graph shows that initially both the temperatures T1 and T2 are identical। तो अगर आप, लेकिन यहाँ पे बता रहा है however the time passes temperature T1 of the water in the lower part of the cylinder decreases fast and while the temperature of T2 in the water upper part of the cylinder decreases comparatively slow। तो ये एक important point है जो हमें समझना है, तो मैं आपको वापस बताऊंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या है ग्राफ में समझने जैसा, ठीक है बच्चों। तो ये तो बस एक ग्राफ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये भी समझ लीजिए, तो ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए अभी, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो इस चीज़ को लेकर के। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो वाई एक्सिस पे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो T1 कौन सा है बच्चों, ऊपर याद रखना T1 है नीचे वाला और ऊपर वाला है T2, ठीक है। तो यहाँ पे T1 क्या है, जो फ्रीजिंग मिक्सचर के नीचे है, ठीक है बच्चों, तो वो बहुत जल्दी नीचे जा रहा है, वो बहुत जल्दी ठंडा होते जा रहा है। और देखो क्या हो रहा है, 12 से 8 आ गया, 8 से फिर 4 डिग्री आ गया, और ये सेकेंड वाला भी T2 वाला स्लो आ रहा है, कंपेरेटिवली स्लोली ठंडा हो रहा है ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि वो फ्रीजिंग मिक्सचर के ऊपर है बच्चों, ठीक है। तो मैं सब समझाता हूँ आपको। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों आके इंटरसेक्ट करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, जहां पे डेंसिटी सबसे क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, सोचो, ठीक है बच्चों। और फिर जो ये T2 वाला है वो नीचे चला जाता है और ये T1 वाला आगे बढ़ जा रहा है, मतलब टाइम मतलब थोड़ा ज्यादा ले रहा है। T1 वाला क्या कर रहा है, टाइम ज्यादा ले रहा है कंपेरेटिवली, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए T2 वाला जल्दी हो जा रहा है, मतलब T2 वाला 4 डिग्री सेल्सियस पे आ करके इस पॉइंट पे रह गया, ठीक है बच्चों, ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया। तो ये वाला क्या है देखो 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे क्या है, अगर आप ये तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे बात करोगे 35 मिनट 34 मिनट्स ऑलमोस्ट, ठीक है बच्चों। तो ये ग्राफ को मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, लेकिन अभी आपको मुझे पता है काफी अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने जो वहाँ पे पढ़ा था मैंने वो बेसिकली आपको समझा दिया, और तो कुछ नहीं समझाया मैंने भी। तो देखो हमने क्या देखा, द ग्राफ सोच इनिशियली बोथ द टेम्परेचर T1 एंड T2 आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 डिग्री सेल्सियस पे T1 भी है और T2 भी है, ठीक है, ये समझा आपको। अब आगे देखो, ये मैं क्यों इतना जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउएवर टाइम passes temperature T1 of the water in the lower part of the cylinder decreases fast। लेकिन जैसे समय बीत रहा है, यहाँ पे देखो समय जैसे जैसे बीत रहा है तो T1 जल्दी ठंडा हो रहा है, ठीक है, T1 जल्दी नीचे जा रहा है उसका टेम्परेचर, ठीक है। While temperature of T2 of water in the upper part of the cylinder decreases comparatively slowly। लेकिन अगर T2 को देखोगे तो comparatively slowly जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो यही है, वहां पे लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। However, once the temperature of T1 of the lower part reaches 4 degrees Celsius, it remains almost stable at that temperature। T2 decreases slowly at 4 degrees Celsius। मतलब कि अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं वापस मिटाता हूँ, तो ये वाला लाइन का मतलब क्या है कि जैसे ही हमारा T1 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद वो बहुत ही स्लो जा रहा है, लेकिन T2 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फट से नीचे आ रहा है, ठीक है बच्चों। T2 कैसा हो रहा है, डिक्रीजेस स्लोली। T2 कैसे हो रहा है, एकदम डिक्रीजेस स्लोली हो रहा है। देखो T2 क्या हो रहा है, यहां से डिक्रीज हो रहा है और स्लोली हो रहा है, और T1 फट से आगे जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों। चलो, thereafter since T2 starts changing rapidly, it records 0 degree Celsius first and after that the lower thermometer T1 records 0 degree Celsius।
तो यहाँ पे अगर आप समय के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहले बताओ, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे कौन पहुंचा है। ये देखो, यहां से जा रहा है आपका T1, ठीक है। तो T1 यहाँ 45 मिनट्स पे जाके पहुंचा है, कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन T2 जाके पहुंचा है 30 मिनट्स पे ही। तो पहले T2 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा और बाद में T1 पहुंचा, ठीक है। मतलब पहले T2 पहुंचा 30, T2 पहले पहुंचा, ठीक है, फर्स्ट पहुंचा, और T1 बाद में पहुंचा। T1 कब पहुंचा, सेकंड पहुंचा। मतलब ये 30 मिनट पे पहुंच गया और ये 45 मिनट पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहां से हमको क्या समझ में आता है, T2 जल्दी ठंडा हो रहा है और T1 बाद में। हालांकि यहाँ पे T2 ऊपर है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस जल्दी पहुंच रहा है और ये बाद में पहुंच रहा है। तो आई होप कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। मैं लाइन टू लाइन समझा रहा हूं तो ऐसा चांस ही नहीं कि आपको ना समझ में आए। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अभी देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व शोज द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। तो जब मैक्सिमम डेंसिटी होगी वहां की टेम्परेचर क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो अभी ये आगे का पार्ट समझने से पहले ना आपको एक चीज समझना पड़ेगा और वो है डेंसिटी। तो बच्चों डेंसिटी का मतलब आपको पता ही होगा कि डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो इससे आप क्या बोल सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम बोल के, कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या बोल सकते हो, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब आप 10th में हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि इनवर्सली और डायरेक्टली का मतलब क्या होगा, कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, और जिस चीज की डेंसिटी जितनी कम रहेगी। अच्छा एक सवाल आपसे पूछता हूं मैं, आप बताइए, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, क्यों, क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी से ज्यादा है या कम है। सिंपल सा सवाल है, आपको पता ही होगा। तो ये आप कमेंट करिएगा नीचे, ठीक है। मुझे देखना है कि कितने लोग यहां तक वीडियो देख के कमेंट पे रिप्लाई देते हैं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आइस की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है या कम है, बताओ मुझे, ठीक है बच्चों। तो ये आप पता कर लेना, ये आपका काम है। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, और अगर वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी तुम बताओ कि होता क्या है, ठीक है। 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या होता है बच्चों, जब हम उसको हीट करते हैं तो नॉर्मल चीजों का वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है। वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, मतलब क्या बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ जाए। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब डेंसिटी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ जाएगा। उसी तरीके से 4 डिग्री सेल्सियस से आगे, 4 डिग्री सेल्सियस से सो ऑन, ठीक है, सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप हीट करोगे तो वॉल्यूम घटता है। क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, नॉर्मल बिहेव करेगा 4 डिग्री सेल्सियस के आगे। मतलब 0 to 4 डिग्री सेल्सियस एनालिसिस है ना। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो आपका जो सवाल है कि डेंसिटी का ज्यादा होगा तो वो तैरेगा या डूबेगा, ऊपर नीचे जाएगा, वो आपको इससे फिगर आउट करना है। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी है बच्चों, अगर आप ध्यान से आप देखोगे, इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ द सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू द फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ द आउटर बाउल। तो ये बाहर में जो फ्रीजिंग मिक्सचर है उसके कारण, ठीक है, टेम्परेचर मिडल का जो टेम्परेचर होगा, यहाँ का जो बीच का जो टेम्परेचर होगा बच्चों, यहाँ पे जो बीच में पानी होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर देयर डिक्रीजेस इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि उसका टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चों, घट जाएगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर घटना मतलब क्या होता है कि बर्फ, पानी जो है वो बर्फ बन रहा है। तो बर्फ, पानी ज्यादा जगह लेता है लेकिन बर्फ कम जगह लेता है, ये आप तो आपको पता होगा ना स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, तो अब वॉल्यूम अगर घट रहा है, हमने यहीं पे देखा ना कि अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैंने आपको ये सब इसी चीज के लिए समझाया, इनवर्सली डायरेक्टली वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा सब, ठीक है। द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड, तो वाटर जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी बढ़ रहा है मतलब मास भी बढ़ रहा है, तो वो नीचे जाएगा, भारी हो जाएगा। तो समझ में आया कि आपको मैंने जो कमेंट करने के लिए बोला था वो। Therefore, the lower temperature T1 shows rapid fall in temperature and this continues till temperature of water become 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये मतलब रैपिड फॉल दिखाता है और तब तक दिखाता है जब तक 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। When the temperature of water start decreasing below 4 डिग्री सेल्सियस, its volume increases and density decreases। तो वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये उल्टा होगा, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर वाटर डिक्रीज होने लगता है 4 डिग्री सेल्सियस से, तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है और डेंसिटी घटने लगता है। इट इज देयर फॉर मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसके लिए वो अब ऊपर के डायरेक्शन में जाने लगा। क्यों, क्योंकि अब डेंसिटी घट रहा है, डेंसिटी घटेगा तो ऊपर जाएगा ना बच्चों,
द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द अपर पार्ट T2 देयरफॉर डिक्रीजेस रैपिडली 0 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए टेम्परेचर ऑफ T2 यहाँ पे जैसा कि हमने देखा था कि T2 पहले हुआ, मैंने यहाँ बताया था ना T2 पहले हुआ, इसीलिए वो रैपिडली घटता है। ठीक है बच्चों, यही रीजन है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम गई है। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द लोअर पार्ट T1 however remains at 4 डिग्री सेल्सियस फॉर सम टाइम एंड देन डिक्रीजेस स्लोली टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो T1 की अगर हम बात करें तो वो कुछ देर तक यहाँ पे ही रहता है। मैं दूसरा कलर का पेन ले लेता हूँ। कुछ देर तक यहीं पे रहता है, उसका धीरे धीरे घटता है बच्चों, धीरे धीरे। यहाँ पे देख रहे हो आपको 45 मिनट तक गया हो घटते घटते। तो यही रीजन है। तो यहाँ पे आपको यही समझना है बच्चों, ज्यादा नहीं, कि ऊपर के लेयर में हालांकि बर्फ होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। आइस की डेंसिटी वाटर से कम है, इसीलिए वो फ्लोट करता है। ठीक है, लेकिन नीचे के लेयर में एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के कारण, जो कि हमने होप सेपरेटर से समझा, वाटर ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव हो जाता है, वरना मछलियां तो मर जाती है ना सारी, वो भी तो लाइफ ही है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया बच्चों। तो प्लीज आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो खाली इसी टॉपिक पे मैं बना दूंगा, और नोट्स तो मैं डाल ही देने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। तो इस चीज को हम काफी अच्छे से समझेंगे कि ड्यू पॉइंट मतलब क्या होता है और ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है। और हालांकि ह्यूमिडिटी की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है, तो ये आप सही कर लेना, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले ह्यूमिडिटी समझते हैं, फिर ड्यू पॉइंट समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे अर्थ पे बहुत सारा पानी है। तो कितना है, अबाउट 71% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। 71% ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ किससे कवर्ड है बच्चों, पानी से कवर्ड है। ड्यू टू द कॉन्स्टेंट इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। अभी सूरज हमेशा होता है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली वाटर का एवापोरेशन होते रहता है, मतलब पानी जो है वेपर में कन्वर्ट होते रहता है बच्चों। ठीक है, तो यही वहां पे लिखा है। देखो जरूरी नहीं है, एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को। पहले वाटर वेपर में कब कन्वर्ट होता है, मतलब लिक्विड जो वाटर है वो वेपर में कब कन्वर्ट होता है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट पे जाने के बाद। लेकिन जरूरी नहीं है, रूम टेम्परेचर में भी थोड़ा थोड़ा सा एवापोरेशन होता ही रहेगा, ये बात याद रखना। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ डेली वेदर। तो हमारा जो आसपास का मौसम विभाग जो बताते हैं ना आपको, चैनल आज तक वगैरह पे दिखाते होंगे कि आज इस यहाँ पे इतना डिग्री सेल्सियस है, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से ही पता किया जाता है कि कहाँ का टेम्परेचर कितना है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट मॉइस्ट। द मॉइस्चर इन द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो यही प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है बच्चों, यही उसको मॉइस्ट करता है। तो वाटर वेपर के प्रेजेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉइस्चर बोलते हैं। और वही मॉइस्चर जो है इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, मतलब सराउंडिंग है, इसके अंदर एयर के अंदर वाटर वेपर होगा तो ये मॉइस्चर है, और इस प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या लिखा है यहाँ पे। For a given volume of air at a specific temperature, मतलब किसी भी, मतलब आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर दिया गया है, मतलब एयर का वॉल्यूम दिया गया है, और किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करें, देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच वाटर वेपर इट कैन कंटेन। मतलब वो कितना मॉइस्चर अपने पास रह सकता है, इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका जो कंटेंट है वो भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वो भी घटेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा। देखो मैंने लिखा है सब कुछ। इफ द अमाउंट एक्सीड्स दिस लिमिट, अगर उस लिमिट्स के ऊपर जाता है वाटर वेपर का, द एक्सेस वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, और इसको आप ड्यू बुलाते हो एक्चुअली। मतलब एक मान लो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने नीचे, तो मैं बताता हूँ आपको। इफ एयर टेम्परेचर इज लो इट विल नीड लेस वाटर वेपर टू, छोड़ो ये एक सेकंड, यहाँ देखो आप एग्जांपल, ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ एयर इज 40 डिग्री सेल्सियस, अगर 40 डिग्री सेल्सियस है, इट कैन कंटेन 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर विदाउट कंडेंसेशन। विदाउट कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें वेपर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, ठीक है बच्चों। तो अगर टेम्परेचर है आसपास का 40 डिग्री सेल्सियस बच्चों, अगर टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, तो वो कंटेन कितना कर सकता है, 49 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन कर सकता है, ठीक है, बिना कंडेंसेशन के, पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखो, हाउएवर इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर घट गया, पहले 40 था, इट कैन कंटेन ओनली 14.7 ग्राम, तो उसका वाटर वेपर का कंटेंट भी घट गया बच्चों।
तो इससे आपको समझ में आ गया ना कि टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाटर वेपर कंटेन कर पाएगा, और अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो वाटर वेपर भी कम होगा। यहाँ पे इतना ही है और कुछ नहीं है। कंडेंसेशन का, कंडेंसिंग का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में वापस। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द एयर कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड विद वेपर एट द टेम्परेचर। मतलब जितना भी टेम्परेचर जैसे 40 डिग्री सेल्सियस है और उसमें वो जितना रख सकता है उतना उसके पास ऑलरेडी है, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन। तो मैं आपको नीचे समझाता हूँ सैचुरेट, और एक और लाइन पढ़ लेते हैं फिर सैचुरेशन समझाता हूँ। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर। ठीक है, इफ द एयर टेम्परेचर इज लो इट विल नीड लेस वाटर वेपर टू सैचुरेट द एयर। तो मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे कि सैचुरेशन मतलब क्या होता है। ठीक है, सैचुरेशन, तो सैचुरेशन का मतलब होता है बच्चों कि इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा आएगा तो नहीं चलेगा। सिंपल सा बात, मतलब मान लो कि ये 40 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम पानी रख सकता है। 40 डिग्री सेल्सियस पे, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, 40 डिग्री सेल्सियस पे मान लो 10 ग्राम पानी वाटर वेपर रख सकता है, तो ये उसका सैचुरेशन पॉइंट हो गया। इससे ज्यादा उसमें ऐड ही नहीं होगा, और अगर ऐड होगा तो वो कंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर उसके बाद? वो कंडेंस होके नीचे चला जाएगा, मतलब पानी बन जाएगा। और वैसे यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट लिखा है कि इफ टेम्परेचर इज लो, अगर टेम्परेचर कम होगा, जैसे यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर लो होगा तो लेस वेपर टू सैचुरेट द एयर, तो एयर को सैचुरेशन पॉइंट पे जाने के लिए कम ही पानी चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो 49 है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर आधा हो गया तो 14 हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी ड्यू, ड्यू मतलब आप समझे ना, ड्यू मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी मतलब आसपास के एटमॉस्फेयर में कितना पानी है, ठीक है, कितना वाटर वेपर है। ड्यू मतलब कि वो ठंडा होने से वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। तो देखो हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हैं कि क्या लिखा है। व्हेन द एयर कूल्स ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर, मतलब अभी गर्मी के कारण टेम्परेचर में वेपर है, वाटर वेपर। अब अगर वो ठंडा होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा। अब टेम्परेचर अगर घटेगा तो सैचुरेशन पॉइंट भी घटेगा। हमने ऊपर देखा ना, यहाँ पे देखो कि इफ द एयर टेम्परेचर इज लो, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा, देखो ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट ही कर देता हूँ सबसे बेटर। ठीक है, इफ द एयर टेम्परेचर इज लो इट विल नीड लेस वाटर वेपर टू सैचुरेट इट। मतलब अगर एयर टेम्परेचर लो है तो उसको कम पानी चाहिए, तो मतलब एक्सेस वाला पानी का क्या होगा? वो गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या लिखा है, अभी बिकम सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर व्हेन द एयर टेम्परेचर इज एयर कूल्स due to decrease in temperature it becomes saturated with water vapor. As a result excess water vapor gets converted into tiny droplets. तो जो excess water vapor है जो आसमान में था, एटमॉस्फेयर में था, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं जिसको आप ओश बुलाते हो, ड्यू बुलाते हो। द ड्यू पॉइंट, और ये ड्यू पॉइंट ऑफ द टेम्परेचर डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर। मतलब एयर के अंदर कितना वेपर है उससे हम लोग ड्यू पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ड्यू पॉइंट क्या है। ड्यू पॉइंट का डेफिनेशन देखो क्या है, द टेम्परेचर एट विच एयर गेट सैचुरेटेड, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे एयर सैचुरेटेड हो जाएगा विथ वाटर वेपर, वाटर वेपर से और उसमें वाटर वेपर नहीं आ सकता उस टेम्परेचर पे उस एयर में, इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट। उसी को हम लोग ड्यू पॉइंट बुलाते हैं बच्चों। तो आई होप कि आपको ड्यू पॉइंट और ह्यूमिडिटी समझ में आ गया होगा। अब एक टॉपिक है आपके अंदर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और एक था कुछ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एक और कुछ रिलेटिव ह्यूमिडिटी था। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब कि वो आसपास के चीजों से रिलेट करेगा, और एब्सोल्यूट मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इन अ गिवन वॉल्यूम इज मेजर्ड विद फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ एयर, मतलब एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एट अ गिवन वॉल्यूम, मतलब उतना वॉल्यूम ऑफ एयर में इज मेजर्ड विद अ फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसी चीज को हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कहते हैं बच्चों। तो अभी एक अगला जो हमारा पॉइंट है वो यूनिट ऑफ हीट। तो मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से ले लिया क्योंकि कुछ ज्यादा तो नहीं है, बहुत सिंपल सा है, तो आप इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि यूनिट ऑफ हीट में हमें क्या समझना है। तो यूनिट ऑफ हीट मतलब कि हीट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, आपको पता ही है, जूल्स और कैलोरीज में करते हैं, बट इसीलिए फिर भी द यूनिट ऑफ हीट आर जूल इन एसआई यूनिट्स, ठीक है, एंड कैलोरी इन सीजीएस यूनिट। बट सेक ऑफ कंप्लीटेशन के लिए मैंने लिया है द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी हीट। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए होता है उसको 1 कैलोरी हीट बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर, क्या बोल रहा है, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए है उसी को बोलते हैं 1 डिग्री, क्या बोलते हैं उसको, 1 कैलोरी हीट, 1 कैलोरी हीट बोलते हैं उसको।
ठीक है बच्चों, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए आपको जितना हीट चाहिए उसको बोलते हैं 1 कैलोरी हीट। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर, अगर 1 किलोग्राम वाटर है बाई 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस जाना है, इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी हीट। मतलब किलो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया बस, दैट्स इट। इट इज क्लियर, 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी। मतलब यहाँ पे रिलेशन बताया कि 1 किलो कैलोरी मतलब क्या होता है, 1000 कैलोरी। तो जैसे कि आपको पता ही है 1 किलोमीटर मतलब 1000 किलोमीटर, सेम वैसा ही थोड़ा सा कंसेप्ट है, मतलब यूनिट कन्वर्जन है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों। अब अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। तो बच्चों अपना जो अगला टॉपिक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, वो टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब हीट की स्पेसिफिक कैपेसिटी, मतलब कौन सी चीज कितनी हीट को अब्सॉर्ब कर सकता है, रख सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट दिया है, जो मैं यहाँ पे उसका मैंने वो ऑब्जर्वेशन दिखाया। प्रोसीजर क्या है एक्सपेरिमेंट में, आप देखिए। टेक 3 स्पीयर्स ऑफ आयरन, एक आपको आयरन का स्पीयर लेना है, देखो यहाँ पे एक आयरन का स्पीयर लिया है हम लोगों ने, एक कॉपर का लेना है और एक लीड का लेना है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद बोल रहा है पुट ऑल द 3 स्पीयर्स, इन तीनों स्पीयर्स को आप बॉइलिंग वाटर में रख दीजिए इन अ बीकर फॉर सम टाइम, मतलब उसको बॉइलिंग वाटर में रखिए जिसका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सब क्या होगा, गर्म हो जाएगा और स्पीयर भी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, टेक द 3 स्पीयर्स आउट ऑफ द वाटर, ऑल द स्पीयर्स विल बी एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि आप बॉइल कर रहा था वाटर को, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो सारे के सारे स्पीयर कितना गर्म होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस इतना गर्म होंगे। पुट देम इमीडिएटली इन अ थिक स्लैब ऑफ वैक्स और नोट द डेप्थ दैट ईच ऑफ द स्पीयर गोज इनटू द वैक्स। अब इन सारे स्पीयर्स को बच्चों, यहाँ पे जो स्पीयर्स हैं, इनको फट से निकाल के 100 डिग्री सेल्सियस वाले को एक वैक्स में रख दो, वैक्स के स्लैब में रख दो। ये वैक्स है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि ये वैक्स लेयर है। तो कौन कितना नीचे जाता है, तो आपको दिख रहा होगा आयरन सबसे ज्यादा नीचे जा रहा है, उसके कम जा रहा है कॉपर और सबसे कम जा रहा है लीड। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हालांकि हमने सबको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया था, मगर आयरन ने सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया, कॉपर ने उससे कम किया और लीड ने उससे कम किया। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पॉइंट बोलने का ये मतलब है, हमें समझना है, इससे हमें ये समझना है बच्चों कि हर चीज की अपनी हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता अलग होती है। ठीक है, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे वही लिखा है कि दिस मीन्स दैट द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ स्पीयर इज डिफरेंट फॉर द 3 स्पीयर। मतलब कौन कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वो तीनों के लिए अलग है बेसिकली। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री सेल्सियस इतना उसका टेम्परेचर आपको रेज करना है। द स्पेसिफिक हीट इज डिनोटेड बाय अ लेटर सी। तो स्पेसिफिक हीट को हम लोग लेटर सी से डिनोट करते हैं बच्चों। अब आगे देखो, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है जो मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का स्क्रीनशॉट लेकर लगा दिया है कि आपको समझ में आए। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी, सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हमने अभी ऊपर देखा। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम, किसी भी चीज का मास एम है। मान लो ये एक आयरन वाला स्पीयर था, ठीक है, ये आयरन वाला स्पीयर है, तो इसका मास एम है और इसकी स्पेसिफिक हीट को हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड बाय डेल्टा डिग्री सेल्सियस, मतलब मैं आपको समझाता हूं, द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस। मतलब देखो, मान लो कि ये जो आयरन था ये पहले था 4 डिग्री सेल्सियस इतना गर्म था, और बाद में ये हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इसका T1 है और ये इसका T2 है। ठीक है, टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2। तो इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, T2 माइनस T1। तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, राइट, डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस। तो इससे आपको समझ में आता है, इसी जो T2 माइनस T1 है इसको ही हम लोग डेल्टा टी बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब डेल्टा टी क्या है बच्चों। ठीक है, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, द हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, तो मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन द टेम्परेचर। इससे हम लोग स्पेसिफिक हीट एब्जॉर्ब कैलकुलेट करते हैं, और किसने कितना लूज किया, कोई एब्जॉर्ब करेगा तो कोई लूज भी करेगा, जो हमारा अगला पॉइंट हम समझेंगे। तो देखो, इन द सेम वे स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सी, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एम, एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज बाय टी डिग्री सेल्सियस, मतलब किसी का टेम्परेचर डिक्रीज किया गया, देन द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट विल बी गिवन बाय सेम इक्वेशन, एम इंटू सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मतलब तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि डेल्टा टी मतलब होता है टेम्परेचर का डिफरेंस दो जगह में। ठीक है बच्चों, तो गेन का भी ऐसे निकालेंगे और लूज का भी ऐसे निकालेंगे बच्चों। तो अब हम लोग बढ़ते बच्चों हीट ट्रांसफर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, उसकी तरफ, और देखते हैं कि उसमें क्या क्या समझना है हमें। ओके,
तो बच्चों हमारा जो फाइनल टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हीट एक्सचेंज, उसको हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें क्या समझना है बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने एक ये डायग्राम बनाया बहुत प्यारा सा, और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है बच्चों, मैंने नहीं बनाया, बेसिकली टेक्स्ट बुक से लिया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, और हमारा टॉपिक का नाम है हीट एक्सचेंज। तो हॉट से कोल्ड में हीट एक्सचेंज होगा। आपको आपको हमें पता ही होगा कि हाई टू लो हमेशा फ्लो होता है, हाई टू लो हमेशा फ्लो होता है। तो यहाँ पे हीट का फ्लो कैसे होगा, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, हॉट हाई टेम्परेचर पे और कोल्ड लो टेम्परेचर पे, तो हॉट टू कोल्ड। और ये कब तक होगा, जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। समझ में आया, ये हॉट वाला का टेम्परेचर ज्यादा है, ये कोल्ड वाले का कम है। ठीक है बच्चों, तो हॉट से कोल्ड की तरफ टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा बच्चों, और ये तब तक होगा जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। अभी यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे, अभी मैं आपको बताता हूँ सभी चीज। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है। इफ हीट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन अ हॉट एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द गेन इन द एनर्जी। मतलब अगर हीट अगर एक्सचेंज हो रहा है हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट में से, तो हॉट ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो घटने लगेगा, क्योंकि कोल्ड ऑब्जेक्ट उसकी टेम्परेचर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब ये वाला जब यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा, हॉट से कोल्ड पे जाएगा, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा था, इसका कम था, तो अभी बाद में क्या होगा बच्चों, इसका कमने लगेगा और इसका बढ़ने लगेगा। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसका क्या हो जाएगा, इसका कमने लगेगा और इसका बढ़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है और उसमें गेन हो रहा है। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। The change in the temperature continues till the temperature of both the object attain and same value। ये तब तक होगा जब तक दोनों भी सेम वैल्यू पे नहीं आ जाते, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, इन दिस प्रोसेस द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन्स हीट एनर्जी, कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है हीट एनर्जी गेन करता है, एंड द हॉट ऑब्जेक्ट लूज द हीट एनर्जी, और हॉट ऑब्जेक्ट एनर्जी को लूज करता है। अगर यही चीज, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इफ द सिस्टम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट से आइसोलेट करके अगर रखा, by keeping it inside a heat resistance box, meaning that the energy exchange takes place between those object only। मतलब एक ऐसे कंडीशन में इनको रखा गया मतलब एक्सपेरिमेंट करने के टाइम, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट के अलावा कहीं पे भी हीट एनवायरमेंट में नहीं जाएगा। जैसे कि मान लो अभी अगर मैं इसको गर्म करता हूँ तो आसपास में भी हीट फैल जाएगा रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, लेकिन हम ऐसे में रखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट और ये दो ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में ही हीट का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, then no energy can flow from outside the box and come into the box। मतलब बाहर से ना तो एनर्जी आ सकता है और ना तो अंदर से बाहर जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे एक आइसोलेटेड सिस्टम में रखा गया है। आगे देखो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है, इन दिस सिचुएशन वी गेट द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ हीट एनर्जी। ये हमें हीट एनर्जी का प्रिंसिपल मिलता है, और ये क्या है, लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब हीट एनर्जी लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट, हीट एनर्जी गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और ये दोनों क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, मतलब जितना इसने लॉस किया उतना ही इसने गेन किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, और इसी को बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। मतलब कि ये वाला जो कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो कितना गेन करेगा, जितना ये लॉस करेगा। आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो बस इतना सही था इस चैप्टर में। और एक लास्ट में एक और है, वो कैलोरीमीटर वाला एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें वही है कि हीट एक लूज करता है तो दूसरा गेन कर लेता है। इसी प्रिंसिपल को समझाने के लिए बस वो छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, बाकी मैंने आपको सभी कुछ यहाँ पे समझा दिया है बच्चों। तो आई होप बच्चों कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, जिस चैप्टर का नाम था हीट। एंड इस चैप्टर में हमने काफी कुछ समझा और हर एक चीजों को बहुत डिटेल में देखा। बच्चों न्यूमेरिकल तो बाकी रह गया है, तो न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा पूरा, जिसमें सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल कवर किए जाएंगे। तब तक आप ये पढ़िए और इसको अच्छे से समझिए दोस्तों। नीचे टाइम स्टैम्प दिया गया था जिसका आपने पूरा इस्तेमाल किया होगा, चाहिए होगा तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। जो चीज आपको नहीं समझ में, टाइम स्टैम्प में सभी कुछ लिखा हुआ है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हो इस चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए कि वो भी इसका फायदा उठा सके। दोस्तों एट द एंड मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फ्रीली कमेंट करो, मैं रिस्पॉन्ड देता हूँ। बाकी आप लोगों के पास मेरे नंबर, ईमेल आईडी वगैरह तो है ही, जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे लेता हूँ इजाजत कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस लेके आ पाऊँ। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बच्चों, वो आएगा पार्ट 2 से आएगा, चैप्टर नंबर 1। तो पार्ट 2 से 1 2 3 4 5 चैप्टर कंटिन्यूसली आएंगे, जैसे पार्ट 1 से आया था। एंड सारे के सारे वीडियो बच्चों गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड है, तो आप जरूर गूगल क्लासरूम में जाकर के वीडियो का फायदा उठाइए, वहां पे सीक्वेंस में रखा हुआ है बच्चों। हालांकि प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मुझे यहाँ पे एक वर्चुअल हाईफाई के साथ इजाजत दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। चलो दोस्तों, फिर बाय बाय।